हेलो बच्चों। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर होगी। मैं रूपम सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ध्यानम ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आप सभी के बीच में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लेकर के आया हूं जो क्लास 10th के लिए है। और आप लोगों को पता ही होगा क्लास 10th के लिए ध्यानम ऑनलाइन क्लास की ओर से क्रैश कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है। आप सभी बच्चों से अनुरोध है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में जो है इस चैनल के बारे में बताइए। तो बिना देरी किए हुए मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ और पहला चैप्टर जो क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग। इसके अंतर्गत हम लोगों को 6 चैप्टर पढ़ना है। उस 6 चैप्टर के बारे में आगे हम लोगों को पढ़ना है। आज सिर्फ हम लोगों को संसाधन के बारे में समझना है, संसाधन का वर्गीकरण को समझना है, संसाधन को किस किस आधार पर बांटा गया है, इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। साथ ही साथ इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव हैं, इन सभी चीज़ों को आज ही की क्लास में हम लोगों को खत्म करना है। यानी एक वीडियो में आपका सारा चीज़ जो है शामिल होगा। तो बिना देरी किए हुए क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूँ और सबसे पहला चीज समझते हैं हम लोग, संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं? उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन हैं। तो ध्यान समझिएगा बच्चों, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। मैं अगर इस मार्कर की बात करूं तो मेरे उपयोग में आ रही है, तो ये मार्कर भी मेरे लिए क्या है? संसाधन है। ये मैक मेरे उपयोग में आ रही है तो ये मेरे लिए क्या है? संसाधन का रूप है। ये बोर्ड आपका, आपके पास अभी आपका कॉपी कलम, ये आपके उपयोग में आ रही है तो ये भी संसाधन का ही रूप है। तो उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या है बच्चों? संसाधन कहलाती है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं। जैसे जल, जल का प्रयोग हम विभिन्न कामों को जो है संपादित करने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पीने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए और भी कृषि करने के लिए जल का उपयोग करते हैं। तो जल भी हमारे लिए क्या है? संसाधन है। मिट्टी कृषि के लिए उपयोग करते हैं तो यह भी क्या है? हमारे लिए संसाधन है। खनिज, इनका भी उपयोग विभिन्न चीजों को बनाने के लिए करते हैं तो यह भी हमारे लिए क्या है? संसाधन। वन, वन से कई चीजें हम प्राप्त करते हैं, जैसे फल हो गया और लकड़ी हो गया, तो वन से प्राप्त करते हैं तो वन भी हमारे लिए क्या हो गया बच्चों? संसाधन हो गया। मानव, मानव स्वयं भी संसाधन का ही रूप है, क्योंकि मानव के पास ज्ञान का तकनीक होता है, उसके सहारे वह किसी भी वस्तु को संसाधन का रूप दे सकता है। तो इसलिए मानव भी क्या है? संसाधन है। एक यहाँ से पॉइंट याद रखिएगा बच्चों, जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था 2019 में। तो इस बिंदु को आप सभी को याद रखना है। किसने कहा था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब संसाधनों का वर्गीकरण को हम लोग समझते हैं, और उससे पहले जो है संसाधन से संबंधित कुछ पॉइंट है जिनको आप लोगों को याद रखना होगा। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। वर्तमान परिवेश में सेवा को संसाधन जो है माना गया है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यह सेवा है, तो यह भी क्या है? संसाधन ही जो है इसको भी माना गया, यानी सेवा को भी संसाधन का ही रूप माना जाता है। मानव स्वयं भी संसाधन है, क्योंकि इनके पास ज्ञान तकनीक होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। तो मानव किस लिए संसाधन है? क्यों संसाधन है? क्योंकि मानव के पास क्या होता है? ज्ञान तकनीक होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को संसाधन का रूप दे सकता है। इस कारण से मानव को भी क्या माना गया है? संसाधन का रूप ही माना गया है। आगे देखिएगा, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। आगे देखिएगा, प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकास करते हैं, यानी जिस देश के पास प्राकृतिक संसाधन है वह देश अधिक विकास करते हैं, क्योंकि उनके पास एक प्राकृतिक संसाधन का बड़ा जो है भंडार है, इसलिए वह देश अधिक विकास करता है। इन सभी चीजों को आप लोगों को याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं बिना देरी के, यानी कम समय में कोई जो है इधर उधर का बात नहीं होगा, कम समय में आपका चैप्टर कंप्लीट करवाना, एक ही क्लास में आपका सब कुछ जो है खत्म होगा इसी क्लास में। सिर्फ आप बने रहें, आप अंत तक वीडियो को देखें, बीच में छोड़ के ना इधर उधर जाएं, और अधिक से अधिक जो है इस वीडियो को शेयर करें। अब आगे देखिएगा, संसाधनों के वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर जो है किया गया है। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला बच्चा याद रखना है जैव और दूसरा अजैव। बच्चों क्या याद रखना है? सबसे पहला जैव, दूसरा अजैव। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन? दो प्रकार के संसाधन, पहला जैव दूसरा अजैव, पहला जैव दूसरा अजैव, याद रखना है। तो सबसे पहले जैव संसाधन क्या है, यानी कि जैव संसाधन क्या है, इन्हीं को हम लोगों को समझना है। जैव संसाधन क्या है, तो ध्यान से समझते हैं। जैव संसाधन ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण जो है मौजूद होते हैं, यानी वे संसाधन, मैं अपनी भाषा में समझाऊं तो वे संसाधन जिनमें सजीव के सभी लक्षण गुण शामिल हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। यानी आपको परिभाषित ऐसे करना है, वे संसाधन जिनमें सजीव के सभी गुण जो है शामिल हो उसे कौन सा संसाधन कहते हैं बच्चों? जैव संसाधन। अब जैव संसाधन का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य में सभी गुण क्या है? सजीव के हैं, तो कौन सा संसाधन बच्चों? जैव संसाधन। देखिए कितना आसान है। वनस्पति, इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद है, तो यह कौन सा संसाधन हो जाएगा बच्चों? जैव संसाधन। यहाँ पे देख सकते हैं पशु, पशु कैसा संसाधन है? तो जैव संसाधन, क्योंकि इनमें सजीव के सभी लक्षण क्या है? मौजूद है। जैसे मत्स्य देख सकते हैं, कैसा संसाधन? क्योंकि इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद हैं, तो यह कौन सा संसाधन हो जाएगा बच्चों? जैव संसाधन हो जाएगा। तो जैव संसाधन में मत्स्य हो गया, पशुधन हो गया, अन्य प्राणी जो है ये सभी जो है जैव संसाधन के ही रूप हैं। तो जैव संसाधन कंप्लीट हुआ। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं। सबसे पहला मैंने क्या बताया? जैव संसाधन। दूसरा कौन सा बताया बच्चों? अजैव संसाधन। याद रखना है, जैव संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशुधन एवं अन्य प्राणी, ये जैव संसाधन के ही रूप हैं। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अजैव संसाधन, ठीक है। अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहा जाता है? अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे चट्टानी हो गई, यह कौन सा संसाधन? आपसे एग्जाम में पूछ देगा चट्टान किस प्रकार का संसाधन है, तो अजैव संसाधन, क्योंकि इसमें निर्जीव के सभी गुण मौजूद हैं, शामिल है। तो जिसमें निर्जीव के सभी गुण मौजूद हो वह कौन सा संसाधन हो जाएगा? अजैव संसाधन। जैसे धातु हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं लोहा धातु है, हम जानते हैं, तो इनमें निर्जीव के सभी गुण मौजूद हैं, यानी निर्जीव वस्तुओं का समूह है, तो कौन सा संसाधन हो जाएगा बच्चों? अजैव संसाधन हो जाएगा। जैसे आप खनिज देख सकते हैं, इनमें क्या है? सजीव का कोई गुण है, सजीव का कोई लक्षण है, तो कौन सा संसाधन हो जाएगा? ये कौन सा संसाधन हो जाएगा? अजैव संसाधन हो जाएगा। तो आपको याद हो गया, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, जैव संसाधन होता है और दूसरा अजैव संसाधन होता है। याद रखना होगा आप सभी को। जैव संसाधन में सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं और अजैव संसाधन में क्या होता है? निर्जीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, या निर्जीव की वस्तुओं के समूह को क्या कहा जाता है? अजैव संसाधन कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहला नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? दो प्रकार के संसाधन होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब सबसे पहले समझते हैं नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक
या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत किया जा सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे आप सौर ऊर्जा ले लीजिए, पवन ऊर्जा ले लीजिए, जल ले लीजिए, विद्युत लीजिए, वन प्राणी, ये सभी कैसे संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि उन्हें जो है पुनः जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जो भी संसाधन को पुनः नवीकृत किया जा सकता है या पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मैं फिर से एक बार नवीकरणीय संसाधन को समझाता हूँ। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब है अनवीकरणीय संसाधन, या इसका दूसरा नाम भी है गैर नवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन एक बार प्रयोग होने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, यानी वे संसाधन जिनका प्रयोग हम सिर्फ एक बार करने के बाद वह संसाधन अगर समाप्त हो जाता है तो वह याद रखिएगा अनवीकरणीय संसाधन। जैसे आप लोग जनरली, मैं आपके जीवन से संबंधित ही उदाहरण देता हूं। जैसे आप पेट्रोल भरवाते हैं तो क्या होता है? 1 लीटर पेट्रोल भरवा दिए तो पूरा जीवन भर उसी से चलिएगा? नहीं, एक बार डलवाए वह खत्म, तो कौन सा संसाधन हो गया? अनवीकरणीय संसाधन। कोयला एक बार आप जलाए वह खत्म हो गया, तो कौन सा संसाधन हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। जैसे जीवाश्म ईंधन, आप इसका प्रमुख उदाहरण रखिएगा अनवीकरणीय संसाधन का। तो जीवाश्म ईंधन कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन का 4 प्रकार है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं बच्चों? 4 प्रकार का संसाधन होता है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। याद हो गया? स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? 4 प्रकार का संसाधन होता है। कौन कौन सा? व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। सबसे पहला हम लोग समझते हैं व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि कम समय में आपका सिलेबस मैं कंप्लीट कर पाऊं, इसलिए मैं जल्दी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आपका कम समय में बेहतर तैयारी करवाना है, ये मेरा वादा रहा। इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका समय सेव हो चुके हो, मतलब सेव हो, जिसके कारण आप अगले सब्जेक्ट की भी तैयारी बेहतर कर सकें। तो व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। यानी व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। जिसके बदले वे सरकार को क्या करते हैं? लगान भी चुकाते हैं। वह कौन सा संसाधन कहलाते हैं? तो याद रखिएगा व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन जैसे भूखंड हो गया, घर हो गया, अन्य जायदाद। जैसे आपका घर है, आपकी कलम है, आपका कॉपी है, आपका मोबाइल है, ये कौन सा संसाधन हो गया? व्यक्तिगत संसाधन का ही रूप है। मैं आपके जीवन से संबंधित ही अधिकतर एग्जाम्पल का प्रयोग करूंगा ताकि आपको बेहतर से समझ में आए। तो व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन, याद रखना, जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को याद रखना है, भूखंड हो गया, क्या चीज? भूखंड, अन्य जायदाद, घर आपका, ये सभी कैसा संसाधन है? तो व्यक्तिगत संसाधन है। अगला क्या है? सामुदायिक संसाधन। यानी कौन सा संसाधन बच्चों? सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। यानी याद रखिएगा, सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। यानी कि उसका प्रयोग, वो संसाधन जिसका प्रयोग समूह के सभी लोग कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सामुदायिक। शब्द से ही मतलब पता लगता है सामुदायिक, यानी सभी के लिए जो हो, ठीक है। यानी पूरा समूह जिसका प्रयोग कर सकता है उसी को हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल देंगे, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे गांवों में चारण भूमि, गांव में जो पशु चरता है उसी को क्या कहते हैं? चारण भूमि कहते हैं। जैसे शमशान, इसका प्रयोग पूरा का पूरा समूह के लिए होता है। मंदिर, क्या आप ही पूजा कीजिएगा? सभी उसमें जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। मस्जिद हो गया, परिसर हो गया, ये सभी कैसा संसाधन है? तो सामुदायिक संसाधन का ही रूप है। ठीक है, आगे देखिएगा राष्ट्रीय संसाधन। ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। कानूनी तौर पर उपलब्ध राष्ट्र के अंतर्गत
हमारे देश के अंतर्गत जितना भी संसाधन है राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारे देश के अंतर्गत खनिज है, कौन सा संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन। वन है, तट से 12 समुद्री मील तक, यानी 12 समुद्री मील याद रखिएगा कितना किलोमीटर में, जब इसको मैं चेंज करूंगा तो 22.2 किलोमीटर होता है तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो राष्ट्रीय संसाधन याद हुआ। राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज हो गया, वन हो गया, समुद्र से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी जो होती है, समुद्री मील की दूरी जो होती है, वह याद रखना राष्ट्रीय संसाधन का ही रूप है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ध्यान से समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिपत्य नहीं होता। अधिपत्य का मतलब अधिकार नहीं होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों पर नियंत्रण किसका होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था इसके ऊपर जो है अपना नियंत्रण रखती है। इस पर जो है 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर जो है जो क्षेत्र होता है उस पर किसी देश का अधिकार जो है नहीं होता है। किसी देश के, यानी किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। याद रहेगा, किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये बिंदु आप लोगों को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कई बार। किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। आगे देखिएगा, विकास की स्थिति के आधार पर, विकास के स्थिति के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित संसाधन। कौन कौन सा संसाधन? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित संसाधन। याद रखिएगा, विकास के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? 4 प्रकार के संसाधन होता है। संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित संसाधन। याद हो गया। अब हम लोग एक एक करके सभी संसाधन को समझते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कौन सा संसाधन है बच्चों? तो याद रखिएगा, कौन सा? संभाव्य संसाधन। तो ध्यान से देखिएगा, इसको संभावी संसाधन भी कहते हैं। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में मान लीजिए मौजूद है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, जिसे उपयोग में आगे, अभी नहीं, आगे लाए जाने की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। यानी मैं अपनी भाषा में बोलूं तो वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद है, शामिल है, लेकिन इसका उपयोग जो है अभी तक नहीं, यानी उपयोग होने की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया, आगे इसका उपयोग होने की संभावना है। संभावना है, संभावना से ही कौन सा संसाधन बना है? संभावी संसाधन बना है। तो इसका मैं उदाहरण दूं तो याद रखिएगा, हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है यह कौन सा संसाधन है? संभावी संसाधन है। उसके बाद उसी प्रकार से राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में जो है पवन और सौर ऊर्जा जो है, इसकी असीम संभावना है। मतलब बहुत सारा यहाँ पे है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की संभावना है, लेकिन इसका उपयोग अभी तक जो है नहीं किया गया है। तो ये आगे मतलब उपयोग करने की संभावना है। तो इसको कौन सा संसाधन कहेंगे? संभाव्य संसाधन कहेंगे। याद हो गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। विकसित संसाधन, वे संसाधन जो विकसित और उपयोग के लिए तैयार है। यानी ध्यान समझिएगा, वे संसाधन जो विकसित और उपयोग के लिए तैयार हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी मैं कह दूं, विकसित संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो विकसित और उपयोग के लिए तैयार हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं। ये वे संसाधन भी हैं जिनका वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है। यानी कि वे संसाधन जो उपयोग के लिए तैयार है और इनका वर्तमान समय में उपयोग भी किया जा रहा है, तो वे संसाधन कौन से संसाधन कहलाते हैं? विकसित संसाधन। जैसे नदियां हो गई, झीलें हो गई, जंगल हो गया, पेट्रोलियम हो गया,
फल हो गया, और इसमें जंगल के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। जंगल विकसित संसाधनों की सबसे समृद्ध स्रोत है, क्योंकि ये फल, आश्रय, लकड़ी आदि प्रदान करते हैं। तो सबसे विकसित संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जंगल। याद रखिएगा कौन सा चीज? तो जंगल याद रख लीजिएगा बच्चों। विकसित संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो याद रख लीजिएगा जंगल, क्योंकि यहाँ से फल, आश्रय, लकड़ी आदि प्रदान हम लोग करते हैं। तो विकसित संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जो विकसित और उपयोग के लिए तैयार है, जिनका अभी वर्तमान में उपयोग किया भी जा रहा है, उसे कौन सा संसाधन कहेंगे? विकसित संसाधन कहेंगे। जैसे नदियां, झीलें, जंगल, पेट्रोलियम, फल आदि, ये सभी जो है विकसित संसाधन का ही रूप है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब है अगला भंडार संसाधन। कौन सा संसाधन? भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी, यानी जिसको आप लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं, के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। यानी वे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हैं, ध्यान समझिएगा, भंडार संसाधन वे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है, लेकिन उपयोग हेतु मतलब पर्याप्त टेक्नोलॉजी के कारण जो है इनका उपयोग जो है नहीं हो पा रहा है। इसलिए इनको जो है भंडारित संसाधन भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे लिए सेव है, आगे इनका प्रयोग किया जा सकता है। जब टेक्नोलॉजी उतना डेवलप होगा तो इसका प्रयोग करके हम लोग संसाधन बना सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? भंडार संसाधन कहते हैं। तो टेक्नोलॉजी के अभाव में याद रखिएगा बच्चों, इनका प्रयोग अभी नहीं किया जा रहा है, तो इनको तो आगे प्रयोग किया जाएगा। टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो याद रखिएगा यह कौन सा संसाधन हो गया? भंडार संसाधन। जैसे जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक, जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम जो है संभावनाएं, क्षमताएं हैं। तो लेकिन टेक्नोलॉजी, हमारे पास वह टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके माध्यम से हम इनका उपयोग करके जो है हम लोग संसाधन का रूप दे सकते हैं। तो इनका उपयोग वर्तमान में हो नहीं रहा, तो यह हमारे लिए तो सेब है, आगे इनका प्रयोग तो जरूर करेंगे। आगे ऐसा भी समय आएगा जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा, तो टेक्नोलॉजी जब आगे बढ़ेगा तो इनका प्रयोग तो जरूर किया जाएगा। तो इसलिए इसको कौन सा संसाधन कहते हैं? भंडार संसाधन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश हैं, जिससे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। यानी कि इसको जो है वास्तव में, अगर मैं संचित कोष संसाधन को देखूं तो वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है, रूप है, भाग है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी तकनीक भी है और लाया भी जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, इसको भविष्य की पूंजी के रूप में जो है रखा गया है। तो याद रखिएगा यह कौन सा संसाधन हो जाएगा? संचित कोष संसाधन। जैसे नदी हो गया, जल, भविष्य में जो है जल विद्युत उत्पन्न करने में जो है उपयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है, हो रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में इसका जो है उपयोग किया जा रहा है, लेकिन आगे इनका उपयोग जो है बढ़ेगा। ऐसे संसाधन वन में या बांधों में जो है जल के रूप में संचित रहते हैं, तो इसको कौन सा संसाधन कहेंगे? संचित कोष संसाधन कहेंगे। कहीं दिक्कत बच्चों? ध्यान से आप हर एक परिभाषा को समझिएगा, तो उसको हम लोग एकदम समझ करके याद कीजिएगा, तो वह अधिक दिनों तक आपको याद रहेगा। अगर आप अदरवाइज समझते नहीं, सिर्फ एकदम रटने का प्रयास करते हैं, तो वह अधिक दिनों तक आपको याद नहीं रहेगा, और एग्जाम में जब जाइएगा अगर क्वेश्चन आएगा तो वह क्वेश्चन आप डील नहीं कर पाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है, ध्यान से, अब आपका संसाधन का वर्गीकरण खत्म हो गया। अब यहाँ संसाधन से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कई बार जो है प्रश्न के रूप में पूछा भी गया है। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन क्या है? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। अगर आपसे पूछ दिया जाए आपके एग्जाम में संसाधन नियोजन क्या है, तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। अब है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है बच्चों? संसाधन संरक्षण कहलाता है। याद हो गया दोनों?
संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का नियोजित विवेकपूर्ण उपयोग ही जो है संरक्षण कहलाता है। कहीं दिक्कत बच्चों? ध्यान से। अब है सतत पोषणीय विकास। ध्यान से समझिएगा, सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग, संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि ना केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, उसे सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी ध्यान समझिएगा, संसाधन का ऐसा प्रयोग जो वर्तमान में भी हम लोग अच्छे से प्रयोग कर सके और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी जो है वह संसाधन कम ना पड़े, इसी प्रकार का प्रयोग जो है क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मैं एक बार पुनः इसको रिपीट करता हूँ, संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि ना केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों के, भावी मतलब आने वाली, ठीक है, पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास। अगर मान लीजिए आपके पास संसाधन, उसका सबका सब प्रयोग अभी वर्तमान समय में कर दे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। उनको तो बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस कारण से संसाधन का ऐसा प्रयोग जो वर्तमान में भी कष्ट ना हो, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी कष्ट ना हो, उसे ही क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। कहीं दिक्कत बच्चों? अब है स्मरणीय तथ्य, मेमोरेबल फैक्ट। अब यहां से आप लोगों को 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होता है, वह जो मैं पॉइंट लिखा हूं उनको आपको याद रख लेना है। वहां से सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है बनेगा, ठीक है? तो आप आगे बढ़ाते हैं क्लास को, और ध्यान से हर एक पॉइंट को आपको याद रखना होगा। ध्यान से आप समझिएगा, साथ ही साथ नोट्स बनाइएगा, तो आपका बेहतर तैयारी हो पाएगा। और बेहतर तैयारी आप अगर आपका है तो आप जरूर है अच्छे अंक को जो है प्राप्त कीजिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। बिहार चूना पत्थर एवं पायराइट जैसे खनिजों में धनी है। यानी बिहार में चूना पत्थर, पायराइट जैसे खनिजों की कमी नहीं, इसमें बिहार समृद्ध है। तो बिहार में कौन कौन सा जो है खनिज समृद्ध है, समृद्ध रूप में है? तो चूना पत्थर, पायराइट याद रख लीजिएगा। जो मैं टिक करते जा रहा हूं आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से आपके एग्जाम में आ भी सकता है। तो पहला पॉइंट क्या मैंने बताया? बिहार में चूना पत्थर, पायराइट जो है खनिज एकदम पर्याप्त रूप में है, इसमें कोई कमी नहीं है। दूसरा याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अरुणाचल प्रदेश में जो है जल संसाधन प्रचुर मात्रा में जो है उपलब्ध है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुर मात्रा है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है, कौन कौन सा ऊर्जा कहाँ पे है और कौन कौन सा संसाधन किस क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो राजस्थान में याद रखिएगा सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की भी जो है प्रचुर मात्रा है। झारखंड हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आदि ऐसे प्रदेश में जो है याद रखिएगा खनिजों एवं कोयला का प्रचुर जो है भंडार है। खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार कहाँ कहाँ है? तो याद रखिएगा झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। याद रहेगा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो है याद रखिएगा कौन कौन सा है? तो कोयला और खनिज की जो प्रचुर मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है। तो पहला बिंदु क्या बताया? बिहार में कौन कौन सा चीज सबसे अधिक मात्रा में है? चूना पत्थर और पायराइट। दूसरा मैंने अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की जो है बहुत अधिक मात्रा है। तीसरा मैंने राजस्थान में बताया सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है अधिक मात्रा में जो है उपलब्ध है। तीसरा मैंने क्या बताया? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड क्षेत्रों में जो है कोयला और खनिज की मात्रा जो है अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक हैं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। यानी अगर आपसे आपके एग्जाम में पूछ दे हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, यह कथन किनका है? तो याद रख लीजिएगा महात्मा गांधी का है। किनका है? तो महात्मा गांधी। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, यह कथन किनका है? तो महात्मा गांधी जी के ये विचार थे। उसके बाद याद रखिएगा मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ देगा नर्मदा बचाओ आंदोलन किनसे संबंधित है? तो याद रख लीजिएगा मेधा पाटेकर से संबंधित नर्मदा बचाओ आंदोलन है। दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा
चिपको आंदोलन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ देगा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा से यह संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो मेधा पाटेकर से। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, तो यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी के ये कथन थे। उसके बाद संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। तो यह कथन किनका है? तो याद रख लीजिएगा, संदीप पांडे। वर्षा जल संचय किनका जो है? वर्षा जल संचय से जो है कृषित भूमि का विस्तार करना किनका जो है मतलब समझिए प्रारूप था या कथन था? तो याद रखिएगा, डायरेक्ट ऐसे आपके एग्जाम पूछ देगा, वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार करना किनका कथन था? तो याद रख लीजिएगा, संदीप पांडे का यह कथन था। तो ये आपको 1 2 3 4 चारों पॉइंट याद रखना है। पहला, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किनका है? तो महात्मा गांधी जी का। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है, यह किनका कथन है? तो संदीप पांडे जी का कथन है। आगे देखिएगा, नम्मा पॉइंट, गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। यानी कोई वस्तु अगर मशीन द्वारा उत्पादित किया जा रहा है तो इसके विरुद्ध में जो है गांधी जी इस चीज के जो है घोर विरोधी थे। यानी वह यह चीज उनको पसंद नहीं था। किनको? तो महात्मा गांधी जी को, याद रखिएगा। उसके बाद मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक एवं दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था यानी रोवर्स इकोनॉमी की कहा जाता है। यानी मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला याद रखिएगा, 1974 ईस्वी में शुमशेर की पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, स्माइल इज ब्यूटीफुल किनकी पुस्तक थी? तो शुमशेर, याद रखना। कब? 1974 में। इससे संबंधित गांधी जी के विचार को प्रकाशित किए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्माइल इज ब्यूटीफुल में किसके विचार को प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा, गांधी जी के विचार को जो है प्रस्तुत किया गया था किस बुक में? तो स्माइल इज ब्यूटीफुल। कब? तो याद रखिएगा, यह पुस्तक शुमशेर की थी। यह जो है 1974 में प्रकाशित की गई थी। इसमें गांधी जी के विचार जो है प्रस्तुत थे। इस पुस्तक में गांधी जी के विचार को प्रकाशित जो है किया गया था। आगे याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन को 1972 में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखिएगा इस बिंदु को, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में किया गया था। विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा, 1972 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को जो है हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को। आगे देखिएगा, संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, संसाधन संरक्षण की वकालत किसने की थी? तो क्लब ऑफ रोम ने इसकी जो है वकालत की थी। याद रखिएगा, 13वां पॉइंट में संसाधन संरक्षण की वकालत किसने की थी और कब की थी? तो याद रखिएगा 1968 में किया गया था। क्लब ऑफ जो है रोम के द्वारा इसकी वकालत की गई थी। कहीं दिक्कत बच्चों समझने में? आगे चलते हैं। रियो डी जेनरो जो कहाँ पड़ता है? ब्राजील। याद रखिएगा, रियो डी जेनरो कहाँ पड़ता है? तो ब्राजील में पड़ता है। 1992 में जो है में आयोजित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन इस संदर्भ में एक सुनियोजित प्रयास था। याद रखिएगा, रियो डी जेनरो में ब्राजील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन में इस संदर्भ में एक सुनियोजित जो है प्रयास किया गया था। तो ये पॉइंट कई बार पूछा गया है, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था या किस देश में हुआ था? तो याद रख लीजिए, इसलिए मैंने ब्राजील को क्या किया है, एकदम सर्कल कर दिया है, ब्रैकेट में रख दिया है, ताकि आपको याद रहे कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है किस देश में आयोजित हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था। 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। याद रखिएगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। कब हुआ था? 1997 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1997 में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, रियो डी जेनरो ब्राजील में हुआ था। तृतीय अब देखते हैं,
2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है हुआ था, जिसमें संसाधन संरक्षण की दिशा में जो है विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास था। यानी तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 2002 में हुआ था। कितना में हुआ था? 2002 में हुआ था। याद रखिएगा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 2002 में हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। यह बिंदु आप लोगों को याद रखना होगा। 17वां पॉइंट। अब 18वां पॉइंट देखिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून, कब से कब तक? 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया था, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178, यहां याद रखिएगा 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कब हुआ था? ध्यान से देखिएगा, 1992 3 से 14 जून तक रियो डी जेनेरो में हुआ था, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण एवं जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर जो है समझौता किए गए थे। कहीं दिक्कत बच्चों? यहां तक प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में इतना पॉइंट आप सभी बच्चों को याद रखना है। 3 से 14 जून के बीच प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, 1992 में हुआ था। इसमें लगभग याद रखिएगा विकसित और विकासशील देश के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर जो है समझौता किए गए थे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। आगे देखिएगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 14 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ था। तो यहां से याद रखिएगा, जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में हुआ था। प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए किया गया था। और याद रखिएगा, इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? +5 सम्मेलन के नाम से भी जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को जाना जाता है। याद रखिएगा, कब हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन? तो 1997 में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। इसे +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इतना बात आप लोगों को याद रखना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसमें कितना देश ने भाग लिया? कितना देश के प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 178, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, पर इस सम्मेलन का कोई जो है परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। याद रखिएगा, इस सम्मेलन में कितना प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो कि 2002 में हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। याद रखिएगा। अगला है क्योटो सम्मेलन। ठीक है, ये आपका लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुए, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया। कितना देश ने? 159 देशों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें 6 गैसें, कितने गैस? 6 गैसें, जैसे CO2, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन HFC पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है जिम्मेदार मानते हुए जो है इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। यानी ये 6 गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, इसके कटौती पर सहमति बनी। जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8%, कितना? 8%। संयुक्त राज्य अमेरिका कितना प्रतिशत? तो याद रखिएगा 7%, एवं जापान 6% की कटौती पर सहमत हुए। इस सम्मेलन को विश्व
पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। क्योटो सम्मेलन में मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए एक सम्मेलन किया गया था, जिसमें 6 गैसों की कटौती पर जो है रोक लगाने के लिए सभी देश जो है बैठे। जिसमें 6 गैस कौन कौन सा था ये आप लोगों को याद रखना है, जैसे CO2 हो गया, मेथेन हो गया, N हो गया, ऑक्सीजन हो गया, HFC हो गया, फ्लोरोकार्बन हो गया, सल्फर हेक्साक्लोराइड हो गया। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये गैसें जो है जिम्मेदार मानते हुए सभी देश ने इस पर एक सहमति बैठी, एक मीटिंग बैठा, जिसके अंतर्गत जो है जहां पे यूरोपीय संघ के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8% की कटौती, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7% की कटौती, जापान ने 6% की कटौती पर सहमत हुए। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है करते हैं। तो देखिएगा, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? 2025 में पूछा गया प्रश्न है। जोहान्सबर्ग में जो है कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो याद रखिएगा बच्चों, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है जोहान्सबर्ग में हुआ था। पहला क्वेश्चन जो कि 2025 में पूछा गया था, जोहान्सबर्ग में कौन सा सम्मेलन हुआ था? अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 10 वर्ष बाद जो है अगस्त 4 सितंबर से 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। देखिए यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। सौर ऊर्जा का प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बार बार कर सकते हैं, एक बार नहीं, आप बार बार सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए यह कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। हम बताए थे नवीकरणीय वैसा संसाधन जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। आगे देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग को ये तो बहुत सरल प्रश्न है, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 2022 सेकेंड शिफ्ट दोनों में आया हुआ है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में जो है मनाया गया था, यहीं पे यह सम्मेलन हुआ था, आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन यानी जिसका एक ही बार प्रयोग हो सकता है। तो जीवाश्म ईंधन, इसका प्रयोग सिर्फ एक बार हो सकता है, इसलिए इसको कौन सा संसाधन कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यह 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है बच्चों। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? 2019 में यह प्रश्न आया है। मैंने फर्स्ट ही स्लाइड में आप लोगों को बताया था, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन ने यह बात कही थी। क्लियर है? 2019 में यह प्रश्न आया हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमि जो है वह याद रखिएगा प्राकृतिक संसाधन का रूप है। भूमि कौन सा संसाधन का रूप है? प्राकृतिक संसाधन का रूप है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? खनिज, नदियां, नगर, वन, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो क्या आप जवाब दीजिएगा, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो नगर जो है वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला। कोयला का प्रयोग जो है एक ही बार कर सकते हैं, तो यह अनवीकरणीय स्रोत है। क्लियर है बच्चों? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? 2021 में यह प्रश्न आया हुआ है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन का यह रूप है। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? हवा, पानी, सौर ऊर्जा, खनिज तेल, इनमें से कौन सा ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका जो है भंडार सीमित है? तो खनिज तेल का जो भंडार है वह बच्चों सीमित है। क्लियर है? आगे देखिएगा,
तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है या आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो मैंने बताया था आप लोगों को 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जो है जाना जाता है। कितने किलोमीटर तक की बच्चों? तो 200 किलोमीटर तक की दूरी जो है वह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं, यह कथन किसका है? तो बहुत आसान प्रश्न है। गांधी जी ने यह बात कहा था, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। यह किसका था कथन? तो गांधी जी का कथन था। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। आगे, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है बताइएगा। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, आप कमेंट करिएगा, आप जब लिखिएगा तो आपको अत्यधिक याद होगा। तो मैं कहता हूं आप लोगों को, आप क्वेश्चन देखिए और कमेंट में लिखिए ए बी सी, क्वेश्चन नंबर दे करके उसका ए, इसका बी, जिसका जो आंसर है आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, आपको वह क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है। डाकुओं की अनियोजित विदोहन से जो है किसका संबंध है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की? क्लब ऑफ रोम। किसने वकालत की थी बच्चों? क्लब ऑफ रोम ने जो है संसाधन संरक्षण हेतु सर्वप्रथम इसकी वकालत की थी, क्लब ऑफ रोम। याद रखिएगा बच्चों। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था? तो बहुत आसान प्रश्न है, ब्राजील में जो है यह जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया भी है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के दिखाता हूँ। जहाँ मैंने बताया वहाँ देश का नाम भी मैंने ऐड कर दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं रियो डी जेनेरो में ब्राजील में 1992 में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो हर एक स्लाइड आप नोट्स बनाइएगा तो आपका सभी प्रश्न जो है आसानी से होता होता हुआ चलेगा और कोई भी प्रश्न में जो है आपको परेशानी अत्यधिक नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित? तो जापान के क्योटो में जो है यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। किस में किया गया था? जापान के क्योटो जो है शहर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है? 2024 में यह प्रश्न पूछा गया। अजैविक यानी जिसमें निर्जीव के सभी गुण मौजूद हो। तो नदी जो है उसमें निर्जीव चीजों के सभी गुण मौजूद होते हैं, सभी गुण शामिल होते हैं, तो वह कौन सा संसाधन है? अजैविक संसाधन होते हैं। मैंने आपको दो संसाधन पढ़ाया था, याद होगा बच्चों। जैव संसाधन जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद हो, और दूसरा कौन सा बताया था? अजैव संसाधन जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद नहीं हो, वह कौन सा संसाधन कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? बहुत ही आसान प्रश्न है। 1972 में जो है पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। क्लियर है बच्चों? आगे देखिएगा, अब आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा क्वेश्चन बच्चों? सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब आप लोगों का आ चुका है। सबसे पहला प्रश्न जो है वह क्या है बच्चों? ध्यान से देख सकते हैं, संसाधन को परिभाषित कीजिए। 2015 में आया हुआ है, 2019 में यह प्रश्न आया हुआ है। संसाधन को परिभाषित कीजिए। मैंने आपको कितना, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन। आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसको मैं डेवलप कर दिया हूं ताकि आपको परेशानी ना हो और आपको पूरा का पूरा जो है अंक प्राप्त हो सके। जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती है, यह प्राकृतिक, मानव निर्मित, सांस्कृतिक हो सकते हैं। जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती है वह कौन सा संसाधन होता है? तो उसे हम संसाधन कहते हैं। यह संसाधन प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मानव निर्मित भी हो सकते हैं और सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, जैसे जल, मिट्टी, खनिज, वन, मानव। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न संसाधन को परिभाषित करने के लिए कह रहा है, तो याद रखिएगा जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर दे वे क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों?
दूसरा है संभावी एवं संचित कोश संसाधन। संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। संभावी संसाधन वे होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। वे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है, उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? संभावी संसाधन। वहीं दूसरा देखिएगा संचित कोश संसाधन, वे संसाधन जो वर्तमान में उपयोग के लिए उपलब्ध और जिनका उपयोग किया जा रहा है, यानी जो वर्तमान में भी उपलब्ध है और जिनका उपयोग वर्तमान में किया भी जा रहा है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? संचित कोश संसाधन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। 2017, 2019, 2019 सेकेंड सी। ठीक है, ये दोनों में यह प्रश्न जो है पूछा गया है। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। ध्यान से, बहुत आसान है। एक बार में संरक्षण का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले वो समझ। संरक्षण का अर्थ होता है बचाना। संसाधन को बचाना क्यों आवश्यक है उसको समझिए। संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संसाधनों की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करता है और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन को संरक्षित भी करता है। तो ध्यान समझते हैं, बहुत छोटा मैंने आंसर भी ऐड किया। संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संसाधनों की दीर्घकालिक उपलब्धता को सुनिश्चित करता है और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन को संरक्षित भी करता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? यानी तकनीक, जिसको आप लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं, संसाधन निर्माण में तकनीक की यानी टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है? तो बिना तकनीक के संसाधन को जो है हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तकनीक आपके पास नहीं है तो संसाधन का उपयोग भी आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, तकनीक संसाधन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है निभाती है क्योंकि यह संसाधनों की खोज, निष्कर्षण, प्रसंस्करण और वितरण के तरीकों को सुधारती है और तकनीक के माध्यम से ही संसाधनों का अधिकतम और कुशल उपयोग संभव हो पाता है। यानी तकनीक के माध्यम से ही जो है संसाधनों का अधिकतम और कुशल उपयोग संभव हो पाता। अगर तकनीक बेहतर आपके पास नहीं है तो आप संसाधन का उपयोग बेहतर ढंग से नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अगला प्रश्न देखिएगा, संसाधन नियोजन से क्या अभिप्राय है? 2025 में यह प्रश्न पूछा गया है। संसाधन नियोजन से, नियोजन का मतलब क्या होता है समझिए। जो संसाधन को हम लोग सेव करते हैं यानी नियोजित करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। तो इसका क्या अभिप्राय है? 2025 में यह क्वेश्चन जो है आया हुआ है। तो पूरे देश में विकास के लिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक है। मानव की अपनी भौतिकवादी जीवन की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही, हम लोग की आवश्यकता बढ़ती जा रही, लेकिन संसाधन तो जितना है उतना ही है और उनकी आपूर्ति में संसाधनों का अत्यधिक शोषण करता जा रहा है। हम मतलब बहुत स्तर पे संसाधन का एकदम बहुत उपयोग कर रहे हैं और जैसे जैसे उपयोग कर रहे हैं संसाधन हमारा समाप्त हो रहा है। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन नहीं बचेगा तो उनको तो काफी अधिक जो है मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए संसाधन को बचाने के लिए जो है अभी से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारे देश में इसका जो है बहुत कई जगह जो है इसका जो है शुरुआत भी हो चुका है। ठीक है, और उनकी आपूर्ति में संसाधनों का अत्यधिक शोषण करता जा रहा है जिससे अनेकों संसाधन की समाप्ति के कगार पर है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। यानी ध्यान से देखिएगा, अगर संसाधन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो प्राकृतिक संतुलन भी क्या होगा? बिगड़ता जा रहा है। यदि संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए संसाधन का नियोजन की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। इसलिए संसाधन के नियोजन की आवश्यकता और भी बढ़ जाए। अगर संसाधन खत्म हो गया तो जो हमारा प्राकृतिक संतुलन है वह बिगड़ जाएगा। प्राकृतिक संतुलन जब बिगड़ जाएगा तो हम लोगों को काफी अधिक जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर है बच्चों? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कानूनी तौर पर विश्व के सभी राष्ट्रों के मध्य एक समझौता करना था जिससे सभी सदस्य राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने तथा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। यही है क्योटो सम्मेलन। कहीं दिक्कत बच्चों? आप सभी का
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस क्लास के लिए, जो आप लोगों ने जो अभी क्या मैं बोलूँ, तो इस क्लास को मैं अंत में समाप्त करने के साथ मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अगले वीडियो में आप सभी का इंतज़ार करूँगा, जब मैं लेकर के नेक्स्ट वीडियो आऊँगा। इस तब तक के लिए धन्यवाद।